यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, सो गाइस, कल हमने रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम करके जो टॉपिक था उसको कंप्लीट किया था। जैसा हमने प्रॉमिस किया था, कल से नया टॉपिक चालू करेंगे। तो आज से नया टॉपिक चालू करेंगे। आप रेसिडेंशियल स्टेटस याद करके आए होंगे, रिवाइज करके आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इस बार सैटरडे या संडे को आपको एमसीक्यू का टेस्ट पेपर मिलने वाला है रेसिडेंशियल स्टेटस से डेडिकेटेड उस टॉपिक से। ठीक है, तो भाई साहब अच्छे से रिवाइज कर लेना। ऐसा होना चाहिए 100 में से 100 मार्क्स लाने चाहिए। 30 मार्क्स का है तो 30 आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम चालू करने वाले हैं एक टॉपिक, और जिस टॉपिक का नाम है, हेडिंग दे दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड गाइज, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आने वाला है। अप्रोक्स 5 मार्क्स के करीब आपके एग्जाम में कवर करेगा। अप्रोक्स 5 मार्क्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आज अपना थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मंडे को नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, मंडे को छुट्टी है। चलो, जो छुट्टी है नहीं होगी मैं बता दूंगा क्या है क्या नहीं करके। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गाइस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। एकदम आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे टॉपिक से, और बहुत ही हम इंजॉय करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहली चीज तो सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम आती है भाई? कौन सी इनकम अदर सोर्सेज में आएगी? जैसे अभी तक हमने हेड जो पढ़े हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था कि भाई हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आता है, वो हाउस प्रॉपर्टी में आता है। एक कैपिटल गेन पढ़ा था कि कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन होता है, वो कैपिटल गेन में जाता है। तो सर एक बात बताओ, अदर सोर्सेज में इनकम कौन सी जाएगी? तो मैं बता दूं, जो इनकम आपके सैलरी हेड में, हाउस प्रॉपर्टी हेड में, पीजीबीपी हेड में, कैपिटल गेन में नहीं जाती, वो इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। मतलब ऐसी इनकम जो 4 हेड में नहीं जा रही, वो अदर सोर्सेज में जाएगी। सर ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो यहां पे आएगी? एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक बात बताओ, आपको डिविडेंड मिला। अब डिविडेंड किसी कंपनी से मिला, वो सैलरी तो नहीं है, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, वो कैपिटल गेन नहीं है, तो वो तुम्हारा अदर सोर्सेज में जाएगा। तो डिविडेंड मिला, वो अदर सोर्सेज में जाएगा। या फिर आपको बैंक एफडी पे इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट के केस में क्या होगा? तो इंटरेस्ट अगर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन में नहीं जाता, तो वो इंटरेस्ट तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। या फिर मान लो मेरे को कोई पैसा, मेरे बैंक में ऐसे ही कैश क्रेडिट आ गया, मैं बता नहीं पा रहा हूं वो पैसा कहां से, मैं बोलता हूं शिरडी वाले साईं बाबा ने भेजा है करके। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप बता नहीं पा रहे हो, कर रहे हो, तो आपकी इनकम कहां जाएगी? वो अदर सोर्सेज में। या फिर मान लो मुझे गिफ्ट मिल गया, जैसे मैं आज आपको गिफ्ट के बारे में, आज का अपना पूरा लेक्चर सिर्फ गिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि जैसे आपको गिफ्ट मिल गया, तो गिफ्ट वाला पैसा, अगर आपको गिफ्ट मिल गया, जैसा मैं आज आपको बताऊंगा, 50,000 से ज्यादा गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल होता है एंड ऑल। अगर आपको गिफ्ट मिला तो गिफ्ट वाला पैसा अदर सोर्सेज में जाएगा। गिफ्ट मिला, वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो अदर सोर्सेज में जाएगा। अब एक चीज समझना, तो कुल मिला के इन सिंपल वर्ड में आपको यह बोल दूं कि ऐसी इनकम जो ये 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होती, वो तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। बोलो जाएगी। लिखो हेडिंग तो पहले नए पेज पे, भले एक लाइन भी भरा है तो भी नए पेज पे जाओगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखो। नेक्स्ट लाइन में, एनी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल, any income which is not taxable, any income which is not taxable under the head salary, any income which is not taxable under the head salary, comma house property, comma PGBP और capital gain
that income shall be taxable under the head other sources. That income shall be taxable under the head other sources. That income shall be taxable under the head income from other sources. Other sources. चलिए, अब आप लोग जो है वो अपना बुक बंद कर दो। आप सब लोग अपना बुक बंद कर दो, मतलब बुक में देखना ही नहीं है, मैं सब चीजें लिखवा दूंगा। तो साथ साथ में जो लिखने वाले कलाकार लोग हैं वो भी अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाए। जो साथ साथ वाले करके जो लोग हैं, जो साथ साथ में लिखने वाले जो लोग हैं वो रुक जाए, बंद कर दे, मतलब बुक और सिर्फ इधर जो है वो कहानी को सुनते जाओ करके, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लेंगे, कहानी को सुनते जाओ। अगर आप कहानी को सुनोगे तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। चलिए, हम सबसे पहले अदर सोर्सेज में पढ़ रहे हैं। सबसे पहली इनकम दैट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। कि सर गिफ्ट जब मिलता है तो कहां टैक्सेबल होता है? गिफ्ट जब मिला तो कहां टैक्सेबल होता है? गिफ्ट के केस में क्या होता है? तो दो तीन चीजें। सबसे पहला, गाइस ध्यान रखना, अगर कभी एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, अगर एम्प्लॉयर है और वो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया ना, दिस गिफ्ट इज ड्यू टू द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप। एंड गाइज ये जो गिफ्ट होता है ना, ये ऑलवेज टैक्सेबल हो जाता है अंडर सैलरी हेड में। ये हमेशा सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे एम्प्लॉय को दिवाली पे कोई गिफ्ट दिया, मान लो किसी को 10,000 रुपया दिया, किसी को मोबाइल दिया, किसी को कोई गिफ्ट दिया, तो एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया ना, तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से मिला है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी, सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे कि क्या सर टैक्सेबल सैलरी हेड में पूरा टैक्सेबल होता है? कुछ भी गिफ्ट दिया तो पूरा सैलरी हेड में एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है? तो देखो गाइस, अपन सैलरी हेड में ये चीज पढ़ेंगे कि अगर आपने उसको मनी दे दिया, अगर मैंने गिफ्ट में मनी दे दिया अपने एम्प्लॉय को, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। अगर मनी दे दिया, मनी भले 2 रुपया दिया गिफ्ट में, क्या 2 रुपया ले गिफ्ट में, तो भी पूरा टैक्सेबल है। लेकिन गाइस अगर इन काइंड देते हैं, इन काइंड मतलब जैसे कोई सामान वामान दे दिया करके, ठीक है, तो उसमें एक लिमिट होती है, और वो लिमिट होती है 5,000 रुपए की, कि 5,000 और मोर का है तो ये टैक्सेबल होगा, अदरवाइज ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला समझना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है तो एम्प्लॉय के हाथ में ये ऑलवेज टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड सैलरी। जैसे मान लो आपके भैया है, भाभी है, आपके रिलेटिव है, कोई जॉब करते हैं कहीं पे, उनको अगर कोई गिफ्ट मिलता है एम्प्लॉयर से, टीवी मिला, कुछ भी मिला करके, ठीक है, ये ऑलवेज सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। दूसरा पॉइंट यह आता है कि सर अगर मान लो कोई भी अदर गिफ्ट मिलता है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से मिलता है, अगर आपको कोई गिफ्ट ऐसा है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से गिफ्ट मिलता है, तो वो वाला गिफ्ट आपके लिए हमेशा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कभी कभी डेटर से गिफ्ट मिलता है, क्रेडिटर से गिफ्ट मिलता है, सप्लायर से गिफ्ट मिलता है, तो वो गिफ्ट आपके लिए हमेशा टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी, क्योंकि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से गिफ्ट मिला है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे बैच में एक स्टूडेंट है साइली करके। अब ये साइली जो है वो साइली सीए बन गई, और सीए बनने के बाद इसने अपना एक ऑफिस चालू किया, शानदार सा ऑफिस मुंबई में नरीमन पॉइंट पे, चार्टर्ड हाउस में, आगे पानी ही पानी है, और इतना शानदार सा ऑफिस है, वो चालू किया सीए साइली चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा करके ऑफिस का नाम था। अब एक बात समझना, एक दिन क्या हुआ, ये बोलता है हस्बैंड है, वो तेल बेच रहा है दुबई में, ठीक है, अरे भाई ठीक है ना यार, ठीक है, इसको हस्बैंड, तुम साइली पे फोकस करो ना, मतलब इस एग्जाम्पल पे, ठीक है। हाँ, तो साइली जो है वो क्या, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नरीमन पॉइंट में चार्टर्ड हाउस में इसका ऑफिस है। और ऑफिस में क्या हुआ कि ऑफिस में इसके पास एक क्लाइंट आया, और वो क्लाइंट का एक केस फंसा हुआ था इनकम टैक्स में, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 करोड़ का डिमांड निकाला था। इनकम टैक्स वाले बोलते 5 करोड़ देना पड़ेगा, एक केस फंसा हुआ था।
साइली ने बोला मैं तुम्हारा केस फाइट करती हूं। तो साइली गई वहां पे कोर्ट में, और कोर्ट में जाके और साइली ने जो पॉइंट रखे हैं वहां पे, भाई साहब 10 मिनट में केस जीत गई साइली। और जैसे ही जीत गई, ऑर्डर पास करा के लेके आ गई। 5 करोड़ की डिमांड थी, उसको 0 करा दिया। और जैसे ही साइली आई, साइली ने क्लाइंट को बताया कि देखो तुम्हारा 5 करोड़ का डिमांड 0। क्लाइंट बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। क्लाइंट दूसरे दिन आया, आधा किलो गोल्ड की चेन लेके आया था, साइली के गले में डाल दी। आधा किलो गोल्ड की चेन जो है वो साइली के गले में डाल दी। मुझे एक बात बताइए, ये गिफ्ट किस वजह से मिला है? बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से। तो ये टैक्सेबल कहां हो जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से आपको कोई गिफ्ट मिलता है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। जैसे मैं पुणे में पढ़ाने आ रहा हूं, मेरा यहां पे विशाल सर के साथ टाई अप है, मैं विशाल सर के यहां पे पढ़ा रहा हूं। अगर इन्होंने खुश होकर मुझे कोई गाड़ी गिफ्ट कर दी करके, ठीक है, कुछ देने वाले है नहीं तो, बट एक बात बताओ, मान लो इन्होंने खुश होकर मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दी, बोला बीबी सर आप गरीब हो, लो गाड़ी ले लो। अब इन्होंने जो गाड़ी दी मुझे, ये जो गिफ्ट है ये बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से मुझे मिला, तो ये मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। तो दो चीजें तो बड़ी क्लियर है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में अगर गिफ्ट होता है, मतलब एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है, देन इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। और अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से कोई गिफ्ट मिलता है, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब जो बाकी गिफ्ट होते हैं वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होते हैं। बट मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे कि गिफ्ट पे टैक्स लगता क्यों है? चलो ये दोनों तो समझ में आया, बट सर एक बात बताओ, गिफ्ट पे टैक्स क्यों लगता है? आपने ये सुना होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यहां पे एक बंदा मिस्टर बीबी, मैं मेरी बात करता हूं, मैंने मान लो कुछ इनकम कमाई, और इनकम 5 करोड़ रुपया कमाई, और भाई इस 5 करोड़ पे मैंने तो टैक्स भर दिया। अब एक बात बताओ, मेरी मर्जी है वो मैं करूं ना इस 5 करोड़ के साथ, मेरे को जो इच्छा है वो मैं करूं 5 करोड़ के साथ। अगर ये मैंने पैसा गिफ्ट कर दिया किसी को, मैंने ये पैसा गिफ्ट कर दिया, और ये पैसा मैंने गिफ्ट कर दिया, मान लो हमारे बैच में एक बच्चा है देव, वेद करके, उसको कोई गिफ्ट करे नहीं, बट मान लो मैंने पैसा गिफ्ट कर दिया, तो वेद को जब पैसा गिफ्ट किया तो वेद के हाथ में वापस टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन वही अगर रिलेटिव को गिफ्ट करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। मैंने मेरी मम्मी को यह पैसा दिया तो टैक्स नहीं लगेगा, मेरी वाइफ को पैसा दिया तो टैक्स नहीं लगेगा, भाई को पैसा दिया तो टैक्स नहीं लगेगा, वेद को पैसा दिया तो वेद के हाथ में टैक्स लग जाएगा, क्योंकि गिफ्ट पे बोल रहे टैक्स लगेगा। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है लॉ मेकर्स ने ऐसा क्यों किया होगा कि रिलेटिव से मिला तो कोई टैक्स नहीं, शादी पे मिला तो कोई टैक्स नहीं? बताऊंगा कहां का टैक्स नहीं लगता। अदरवाइज आपको 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप में से कोई मुझे बता सकता है गिफ्ट पे टैक्स क्यों लगाया? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि गिफ्ट पे टैक्स क्यों लगाया? एनीवन? आपको क्या लगता है कि भाई गिफ्ट पे टैक्स क्यों लगाया? क्या रीजन हो सकता है गिफ्ट पे टैक्स लगाने के पीछे? हाँ, अच्छा ये बोल रहा है गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगा तो हर कोई गिफ्ट ही देगा, जैसे हम आपको फीस की जगह गिफ्ट देंगे तो मेरे बिजनेस में टैक्सेबल होगा, क्योंकि इट इज ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन ना। हाँ बताओ, मुझे बताओ, आपका दिमाग दौड़ाओ। एनीवन? हाँ, जो लास्ट में थे, बस यही आंसर था कि गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता तो सब लोग गिफ्ट ही देंगे। तो वो तो अगर मान लो तुमने मुझे गिफ्ट दिया, या आप बोलोगे मैं तो कोई सामान खरीद रहा हूं आगे वाले को गिफ्ट दूंगा, तो गिफ्ट दोगे तो वो तो बिजनेस की वजह से, तो बिजनेस में टैक्सेबल हो जाएगा ना। हाँ, ये बोलता है इलीगल इनकम को हम गिफ्ट बता देंगे। तो आगे वाले की औकात तो होनी चाहिए देने की गिफ्ट। गिफ्ट पे टैक्स क्यों लगा? हाँ, तो वो तो ऐसे भी अभी भी होता है, वो तो काले पैसे तो सब थोड़ी पता चलता है, वो तो ब्लैक अंडर टेबल तो जो भी दोगे वो थोड़ी पता चलता है। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, तो कमाए तो उस पर टैक्स भरा तूने।
क्यों नहीं भरा? भरना ही पड़ेगा टैक्स, क्यों नहीं भरा? तूने 5,000 कमाए तो उस पर टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, क्यों नहीं भरा? तू सोच रहा मैं इनकम डाइवर्ट कर दूंगा, वैसे नहीं, वो नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इनकम है, आप ही को टैक्स भरना पड़ेगा। गिफ्ट पे टैक्स क्यों लगा? वॉट कैन बी अ पॉसिबल रीजन बिहाइंड दैट? राइट आंसर इज, मैं बताऊं, गिफ्ट पे टैक्स पहले नहीं लगता था, 2009 से पहले नहीं लगता था, 2009 से पहले नहीं लगता था। गिफ्ट पे टैक्स लगाना इनकम टैक्स में चालू किया 1 अक्टूबर 2009 से, जो कांग्रेस का बजट आया था सेकंड वाला, उससे। और इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं क्यों लगाया गिफ्ट पे टैक्स। क्योंकि गिफ्ट से लोग है ना, गिफ्ट जो था वो सबसे आसान तरीका था ब्लैक एंड व्हाइट करने का, मतलब काला पैसा सफेद बनाने का, सफेद पैसा काला बनाने का, बिना टैक्स भरे। गिफ्ट के थ्रू आप काला पैसा सफेद बना सकते थे, सफेद पैसा काला बना सकते थे, मींस ब्लैक एंड व्हाइट इजीली कन्वर्ट होता था गिफ्ट के थ्रू। अब आप बोलोगे कैसे लोग करते थे गिफ्ट के थ्रू ब्लैक एंड व्हाइट? अभी बताता हूं, इधर देखिए, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए, स्टोरी बता रहा हूं, सुनते जाना। जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरे को मुंबई में एक घर खरीदना है, मेरे 3 बीवी है और 8 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 8। जो भी आपको बताया जाता है ये इमेजिनरी सिचुएशन पे है, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हां, मेरी 3 बीवी है और मेरे 8 बच्चे हैं। हमने सोचा 8 बच्चों का नाम संडे मंडे ट्यूसडे है करके, ठीक है? ये बोलते हैं वो तो 7 ही हुए, 8वां का नाम हॉलीडे, बिकॉज ही वॉज ड्यू टू हॉलीडे, ठीक है? अब एक बात समझना, तो मेरे पास, मेरे मतलब 3 बीवी है और 8 बच्चे हैं, हमको एक बड़ा सा घर खरीदना था। तो हम लोग घर खरीदने के लिए गए, और घर खरीदने के लिए हम लोग एक रिक्शा में बैठे सब लोग, और घर देखने के लिए गए। बोले इतने लोग कैसे बैठे करके, ठीक है मैं बताता हूं रिक्शा में कैसे बैठे। पीछे तीनों बीवी बैठी, मैं ड्राइवर को वो ऐसे करके बैठा, ठीक है? बच्चे इधर उधर फिट हो गए, और हम लोग एक घर देखने गए। और ये जो है एक 3 BHK घर है, ये 3 BHK घर मुंबई में है जो हम खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग जो है वो 3 BH, अब बोले ऐसे कैसे बैठते हैं? आप बैठोगे तो समझ में आएगा ना, ड्राइवर को ऐसे करके बैठते हैं ना, ड्राइवर थोड़ा इधर हो जाता है, हमारे वहां तो ड्राइवर एक उधर और बिठा देता है, दोनों साइड, ठीक है? भाई साहब अलग ही चल रहा है, और फिर वो ऐसे चलाता है ना रिक्शा, जैसे भाई उड़ा देगा करके। मैं एक बार रिक्शा से उल्टा हुआ बता तुमको, मुंबई में बारिश का टाइम था और मैं रिक्शा में बैठा था, मैं और मेरा एक और बंदा जो इस ऑफिस का स्टाफ था, तो हम रिक्शा से कहीं जा रहे थे। तो बारिश का टाइम था और बारिश के टाइम में आगे पानी भरा था, तो रिक्शा वाला भाई साहब पानी में भी, और पानी में एक जगह गड्ढा था, तो जैसे ही उसका एक पहिया गड्ढे में और रिक्शा उल्टा, ठीक है? मैं उस भाई के ऊपर, क्योंकि वो उधर बैठा था, ठीक है? तो मैं उसके ऊपर, और फिर हमें से ऊपर से निकल के आए हैं, ठीक है? और उसका कांच वाच टूट गया बेचारे रिक्शे वाले का, और उसका जो मेरा साथ में जो बंदा था उसके हाथ में लगी यहाँ पे, क्योंकि उसने हाथ जैसे ही नीचे दिया ना, वो रिक्शा जब उल्टा हुआ था, तो वैसा हो गया, मौत के मुंह से बाहर आया मैं, ठीक है? तो हाँ, इधर देखो सब लोग, तो हुआ क्या, हम जो है वो रिक्शा में गए ये घर देखने के लिए। घर बहुत ही सुंदर घर है, बहुत ही सुंदर घर है ये वाला, 3 BHK। 3 BHK का मतलब क्या होता है? बेडरूम, हॉल, किचन, ठीक है? मैं जब मुंबई आया तो मुझे BHK नहीं समझता था, तो 3 बेडरूम हॉल किचन मतलब 3 बेडरूम है, एक हॉल है और एक किचन है, दैट इज कॉल्ड 3 BHK। क्योंकि 3 बीवी है ना, तो तीनों के लिए अलग अलग रूम चाहिए। तो हम लोग जैसे ये घर देखने गए, तो तीनों जो बीवी थी उन्होंने अपना अपना रूम ले लिया और मुझे बोला कि तुम हॉल में रहो। बच्चे बेचारे अपने अपनी जगह ढूंढ ली बच्चों ने, जहां जहां मिल रहा था। अब हुआ क्या, ये जो घर था, ये घर का जो ओनर था, उस ओनर का नाम है मान लो योयो, ठीक है? योयो हनी सिंह। एग्जाम्पल के लिए
इस घर का जो ओनर है, उस ओनर का नाम है यो यो हनी सिंह। क्या नाम है? यो यो हनी सिंह, वो ओनर है। मैं गया उसके पास, मैंने कहा सर मुझे ये घर बहुत पसंद है, मुझे ये घर खरीदना है। तो यो यो बोलता है कि देखो आपको ये घर खरीदना है, कोई बात नहीं, हमको भी बेचना है। मैंने बोला कितने पैसे? तो उसने बोला कि 2 करोड़ रुपया इस घर का लूंगा, 2 करोड़ रुपया इस घर का लूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं चेक बुक लेके गया था हाथों हाथ करके, ठीक है। मैंने चेक बुक में 2 करोड़ रुपए का फटाफट चेक बनाया और 2 करोड़ का चेक बना के और मैंने यो यो को बोला लीजिए ये 2 करोड़ का चेक और घर की चाबी मुझे दे दीजिए। उसने बोला रुको, थांबा थांबा, ये 2 करोड़ का घर है, मैं तुमसे 2 करोड़ लूंगा, बट मैं 2 करोड़ रुपया पूरा बैंक में नहीं लूंगा, पूरा चेक से नहीं लूंगा। आप मुझे एक काम करो, इसमें से 1 करोड़ रुपया है, वो 1 करोड़ रुपया आप मुझे कैश दे दो और 1 करोड़ रुपया जो है वो मुझे चेक से दे दो, मतलब बैंक में दे दो, तो मैं अग्रीमेंट बनाऊंगा। एक बात बताओ, अग्रीमेंट कितने का बनेगा? 1 करोड़ का। ऐसा ही होता है, घर वगैरह बेचते हैं तो आधा पैसा कैश में लेते हैं, आधा चेक में, और आजकल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान लो कम ही है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी 1 करोड़ ही थी। तो उसने बोला 1 करोड़ जो है वो मैं चेक से लूंगा, बाकी 1 करोड़ रुपया मुझे कैश चाहिए। बोलो क्या चाहिए? कैश। अब मैं मेरी बात करूं, मिस्टर बीबी, मैं बड़ा ईमानदार आदमी, मेरे पास कैश है ही नहीं, मेरे पास कैश आता ही नहीं है। मेरे पास जितना पैसा आता है, बच्चों से फीस आता है, वो सीधा मेरे बैंक में आता है। बच्चे ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो सीधा वो ऑनलाइन पैसा आता है, बैंक में आता है। मेरे पास कैश 1 रुपया नहीं। अब मेरे पास कैश नहीं है, मैं ये घर नहीं खरीद सकता, क्योंकि अगर घर खरीदना है तो मुझे 1 करोड़ कैश देना पड़ेगा, रोकड़ा देना पड़ेगा, ब्लैक का पैसा देना पड़ेगा, और मेरे पास तो कैश है ही नहीं। मैं कहां से दूं 1 करोड़ ब्लैक का? मैं बोला, मेरी वाइफ को समझाया तीनों को कि मैंने कहा देखो कैश नहीं है। बोले हमको नहीं समझ रहा, हमको वो घर चाहिए ही चाहिए। जब तक तुम वो घर नहीं लोगे तब तक हम तुमको घर में आने नहीं देंगे। मैं जैसे ही वो पुराने घर में गया, मेरे बच्चे देख रहे और मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। तीनों ने मिलके, ठीक है, तीनों ने मिलके ऐसे मेरे मुंह पे दरवाजा मारा है, ठीक है। और मैं बेचारा बाहर घूम रहा हूं, मेरे को पैसा चाहिए, 1 करोड़ रुपया कैश चाहिए, कहां से लाऊं? मेरे पास वाइट है, बैंक में मेरे पास पैसा है, बट मेरे को कैश चाहिए। क्या करूं? परेशान हो गया, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, मैं इधर उधर घूम रहा था, वहीं पे मुझे एक दुकान दिखी जिसका नाम है खुशबू बार। अरे भाई जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, खुशबू बार एग्जाम्पल, मतलब लीकर शॉप दिखी, ठीक है, दारू की। समझते हो? ये जितने भी एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं, इसका किसी के जीवन से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हर्ट ना हो इन चीजों से करके, ठीक है। इट्स अ एग्जाम्पल जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैं गया खुशबू लीकर शॉप पे, ठीक है, बार की जगह वाइन शॉप लिख लेते हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगेगा, ठीक है। तो एक नाम दिया हमने, एक खुशबू वाइन शॉप, ठीक है, वाइन शॉप है। अब एक बात समझना, खुशबू वाइन शॉप पे मैं गया, वहां पे कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, एग्जाम्पल है जस्ट, रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। खुशबू जो है, खुशबू वहां पे खुशबू ने बोला यू बीबी सर यू वर टीचिंग डायरेक्ट टैक्स ना? तो मैंने बोला यस यस, अर्लियर आई वॉज टीचिंग डायरेक्ट टैक्स, नाउ ऑल्सो आई एम टीचिंग डायरेक्ट टैक्स। खुशबू ने बोला आप यहां कैसे? ठीक है, मैंने बोला मैं तो ठीक है, तू यहां कैसे? ठीक है, मैं तो ठीक है, तू यहां कैसे? तो खुशबू बोलती है कि सर देखो, मेरा पहले से मन था कि सीए करने के बाद करेंगे तो बिजनेस, और बिजनेस में सर इसके जैसा बिजनेस ही नहीं है। भले कोविड हो, भले रिसेशन हो, भले बंद हो, चालू हो, गरीबी हो, अमीरी हो, सब जगह ये धंधा सर चलता रहता है। किसी भी दुकान पे तुमको कम भीड़ दिखेगी, लेकिन वाइन शॉप पे भाई लाइन लगी हुई है, ठीक है, कम से कम उसके 8 तो सेल्समैन होते हैं वहां पे देने के लिए, ठीक है। तो भाई साहब बोले सर ये बिजनेस बहुत अच्छा है, तो आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। फिर मैंने खुशबू को बोला, खुशबू ने मुझे बोला कि सर आप बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ बताओ। मैंने खुशबू को पूरी स्टोरी बताई कि खुशबू देख यार, मेरा एक घर खरीदना है, घर खरीद में पा नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को 1 करोड़ कैश चाहिए और मेरे बैंक में पैसा पड़ा है। मेरे को 1 करोड़ जो है उसका ब्लैक मनी चाहिए, मेरे पास पैसा है नहीं कैश में, और मैं ये घर खरीद नहीं पा रहा हूं।
तू यार मेरी हेल्प कर सकती है तो कर ले। खुशबू ने बोला सर एक काम करो, एक सिंपल सी मैं बात बताती हूँ। खुशबू जो है अपने दुकान में एक अच्छे से एक अलमीरा बना रखा था, उसने खोल के बताया अंदर कैश ही कैश भरा पड़ा है। बोलती है सर देखो ये सब कैश है, काला पैसा है, हमारे पास जो भी आता है, आपके तो यहां टैक्स में डेमो भी मांगते हैं, यहां डेमो भी कोई नहीं मांगता, ठीक है। आपके टैक्स में तो 4 दिन पहले बच्चे देखते हैं बंदा पढ़ा कैसे रहा है करके, ठीक है, हमको समझ रहा है या नहीं। यहां हमारे यहां कोई डेमो मांगता ही नहीं है, जो आता है। और सर पैसे भी सब देखो, कोई बिल भी नहीं मांगता यहां पे, कैश में आता है। सर ये पूरा ब्लैक पैसा है। अपन एक काम करते हैं कि आप एक काम करो, 1 करोड़ रुपया चेक से मुझे गिफ्ट दे दो और मैं आपको चुपके से ये 1 करोड़ रुपया कैश दे देती हूं, तो आपका काम बन जाएगा और मेरे पास 1 करोड़ बैंक में पैसा आ जाएगा। तो एक बात समझना, यहां पे हुआ क्या। अगर मैं बात करूं खुशबू की, तो एक बात बताओ, खुशबू जो है उसने और यहां मिस्टर बीबी ने, मैंने 1 करोड़ रुपया उसको चेक से दे दिया एज अ गिफ्ट। मैंने उसको चेक से एज अ गिफ्ट दे दिया 1 करोड़ रुपया, गाइस गिफ्ट दे दिया 1 करोड़ रुपया, और इसने मुझे चुपके से जो है वो कैश दे दिया 1 करोड़। अब पहले क्या होता था, गिफ्ट पे टैक्स लगता ही नहीं था, तो खुशबू को 1 करोड़ रुपया पैसा मिला, उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं, और भैया जो कैश दिया वो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। भाई जो मैंने चेक खुशबू को गिफ्ट में दिया, तो खुशबू के बैंक में 1 करोड़ रुपया व्हाइट का आ गया। तो यहां पे मैं बताऊं, इस ट्रांजैक्शन के थ्रू क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि खुशबू इज कन्वर्टिंग 1 करोड़ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, एंड आई एम कन्वर्टिंग 1 करोड़ व्हाइट मनी इनटू ब्लैक मनी। लोग ऐसे किया करते थे। तो गिफ्ट पे टैक्स इसलिए नहीं लगाया, आपको लग रहा है कि गिफ्ट, अरे मैं बताऊं इस दुनिया में आजकल कोई किसी को गिफ्ट देता है क्या? मेरे को तो आज तक किसी ने नहीं दिया। गिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट देते हैं 50 रुपए की, और ज्यादा प्यार हो तो 100 रुपए वाली सिल्क, उससे ज्यादा कहीं पे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं देता है। तो इसके लिए लोग क्या करते थे, पहले गिफ्ट के थ्रू ब्लैक एंड व्हाइट करते थे। अगर आपको काला पैसा चाहिए, किसी को व्हाइट की एंट्री दे दो, गिफ्ट दे दो, काला पैसा ले लो, आपने इजीली कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको मान लो फॉर एन एग्जांपल आपको व्हाइट का पैसा चाहिए, आपको काला पैसा व्हाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप किसी से बैंक में एंट्री ले लो गिफ्ट की, और उसको जो है वो कैश दे दो। ऐसा 2009 से पहले भरपूर होता था। अब मैं आपको आगे धीरे धीरे सिखाऊंगा कि कैसे इसको बंद कराया पी चिदंबरम जी ने 2009 में, लॉ में क्या डाला, कैसे इसको बंद किया, वो मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं करके, ठीक है। तो चलिए पहले काम करते हैं, 1-2 लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद अपन पढ़ना आगे चालू करते हैं, क्योंकि बिजनेस वाला और सैलरी वाला जो पॉइंट है वो मैं लिखवा लेता हूं। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हेडिंग दो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। पॉइंट नंबर 1 हेडिंग दो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। पॉइंट नंबर 1 हेडिंग दीजिए टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट में पॉइंट नंबर ए करके लिखिए, पॉइंट नंबर ए करके लिखिए, लिखिए एनी गिफ्ट received by employee from employer, any gift received by employee from employer due to employee-employer relationship, any gift received by employee from employer due to employee-employer relationship, due to employee-employer relationship is taxable always under the head salary, is taxable always under the head salary, taxable always under the head salary। उसके अगले लाइन में ऐसा डैश करके लिखो, पहला लिखो मनी, और मनी को डैश करके लिखो फुल्ली टैक्सेबल, मनी के लिए लिखो फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा लिखो इन काइंड, इन काइंड कोई मिलता है तो लिखो इफ फेयर मार्केट वैल्यू, इफ फेयर मार्केट वैल्यू
is 5,000 or more, 5,000 or more, then it is taxable. If fair market value is 5,000 rupees or more, then it is taxable. Then it is taxable. दूसरा, एक लाइन छोड़ के बी पॉइंट लिखिए, एक लाइन छोड़ के बी पॉइंट लिखिए, एक लाइन छोड़ के बी पॉइंट लिखिए, गिफ्ट, एक लाइन छोड़ के बी पॉइंट लिखिए, गिफ्ट स्लैश बेनिफिट, गिफ्ट स्लैश बेनिफिट स्लैश परक्यूजिट. परक्यूजिट की स्पेलिंग क्या होगी? PERQUISIT, परक्यूजिट. गिफ्ट स्लैश बेनिफिट स्लैश परक्यूजिट ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन, ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन, ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन is always taxable under the head salary. Sorry, PGBP. आपने क्या लिखा? Gift benefit perquisite due to business or profession is always taxable under the head PGBP. Always taxable under the head PGBP. चलिए, अब आपका सबका ध्यान, अब इधर देखिए, आपका सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए. बुक अपनी बंद कर दो वापस, और आधे घंटे का है, आधे घंटे में 5 मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, आधा घंटा इधर ध्यान दिया, 5 मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं. ठीक है, चलिए, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि गाइस गिफ्ट पे टैक्स लगाना चालू किया 1 अक्टूबर 2009 से. एंड गाइस 1 अक्टूबर 2009 से 2009 से गिफ्ट पे टैक्स लगाना चालू किया था. एक लॉ में एक सेक्शन डाली थी जिस सेक्शन का नंबर था 5627 करके. लेकिन गाइस ये सेक्शन जो थी ना, ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में लगती थी. मतलब सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को गिफ्ट मिला ना तो ही टैक्स लगता था, बाकी को नहीं. क्योंकि पहले पहले लॉ मेकर्स थोड़े नादान थे, उनको लगता था गिफ्ट तो इंडिविजुअल को ही दिया जाता है ना, एचयूएफ को ही दिया जाता है, कोई कंपनी को क्यों गिफ्ट देगा, कोई फर्म को क्यों गिफ्ट देगा, ऐसा लॉ मेकर्स को लगता था. तो पहले ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में लगती थी. लेकिन गाइस फिर लोगों ने क्या किया, अलग अलग प्लानिंग करनी चालू कर दी. कंपनियां गिफ्ट लेने लग गई और बोलती थी, और ब्लैक एंड व्हाइट करने लग गई. एओपी बीओआई गिफ्ट लेने लग गए. तो क्या हुआ, अरुण जेटली जी आए, और अरुण जेटली जी ने 1 अप्रैल 2017 से एक नई सेक्शन डाल दी. दैट सेक्शन इज अ 56(2)(10 करके. और 56(2)(10 में इनको बोला कि बेटा नाउ ऑल एसएससी कवर है, किसी को भी गिफ्ट मिला तो टैक्स लग जाएगा, किसी को भी गिफ्ट मिला तो टैक्स लग जाएगा. तो अभी जो हम सीखने वाले हैं वो सेक्शन 56(2)(10 में सिखाने वाला हूं. 7 अब नहीं सीखते, ये पहले लगती थी 2009 से लेके और 2017 मार्च तक. क्योंकि 1 अक्टूबर 2009 से लेके 31 मार्च 2017 तक है वो ये पुरानी वाली सेक्शन लगती थी जो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ की थी. लेकिन अभी जो सेक्शन है वो ऑल एसएससी के लिए लगेगी 56(2)(10. देखो गिफ्ट पे कैसे कैसे टैक्स लगाया, आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए. कुछ भी मत करो, सिर्फ आप इधर देखते जाओ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है करके. ठीक है, देखिए मैं आपको लिखने के लिए वगैरह सब टाइम दूंगा. लॉ मेकर्स बोलते हैं कि गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, मतलब अगर कोई भी पर्सन को गिफ्ट मिलता है, एनी पर्सन मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, किसी को भी गिफ्ट मिलता है. तो गाइस यहां पे इन्होंने एक सेक्शन डाल रखी है, दैट इज द सेक्शन नंबर 56(2)(10. एंड ये जो सेक्शन एप्लीकेबल हुई, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फ्रॉम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से. अब ये सेक्शन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना. हां, ये सेक्शन बोलती है, आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो, आपको सब चीजें समझ में आएगी, आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देते जाइए. ये सेक्शन बोलती है कि अगर आपको गिफ्ट मिलता है, एंड गिफ्ट मिलता है और अगर आप मिस्टर
आईडी हटला आईटीसी में आते हो। अब आप बोलोगे ये क्या है, बताएंगे अभी। हां इधर देखिए, अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हैं, अगर आप इसमें आ जाते हैं तो बेटा ये सेक्शन नहीं लगेगी। इसका मतलब सेक्शन 56(2)(10 है, नॉट एप्लीकेबल। ये जो सेक्शन है ये नहीं लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी गिफ्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हैं। अब आप मुझे बोलोगे मिस्टर आईडी हटला आईटीसी का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मैरिज। अगर आपको कोई मैरिज पे गिफ्ट मिलता है, मैरिज आपकी होनी चाहिए, मतलब जिसकी मैरिज है उसको उस मैरिज पे गिफ्ट मिला है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। एम का मतलब होता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। मैरिज मतलब दुल्हा और दुल्हन दोनों, उन दोनों को गिफ्ट मिलता है। भाई कोई भी मान लो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई, उसकी बीवी का नाम क्या है? राधिका मर्चेंट। तो राधिका एंड अनंत की शादी हुई, तो राधिका एंड अनंत को कोई भी गिफ्ट मिलेगा वो गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सर आप मुझे बोलोगे मैरिज एनिवर्सरी पे मिला तो क्या एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? यस और नो? राइट आंसर इज नो। यहां पे बोला हुआ है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। मैरिज होनी चाहिए, शादी पे गिफ्ट मिल रहा है तो ही एग्जेम्प्ट है। अब आप मुझे बोलोगे सर अगर मान लो हमारी शादी पहले हुई थी, हम तो हर साल शादी करते हैं उसी से। भाई आपने हो सकता है ऐसी कसम खाई हो कि हर जिंदगी में हर सालगिरह पे हम शादी करेंगे, फेरे खाएंगे, तो क्या वो शादी मानी जाएगी? आंसर इज नो। शादी मतलब जो एक बार आप करते हो वो। लेकिन अगर आपने डाइवोर्स ले लिया, अगर आपने तलाक लेके और वापस शादी कर रहे हो करके, ठीक है, अगर आप सेकेंड मैरिज कर रहे हो तो वो भी क्या मैरिज मानी जाएगी? यस। उस टाइम पे जो गिफ्ट मिलेंगे वो एग्जेम्प्ट है। तो यहां बैठे वाले लोग सोच रहे हम तो यही करेंगे करके, ठीक है, हम एक बार शादी करेंगे, फिर हम तलाक लेंगे, फिर वापस किसी और से शादी करेंगे। बाबू तुम्हारी पहली शादी होनी ही मुश्किल है करके, ठीक है, और अगर हो भी गई तो तुमको गिफ्ट देने वाले 11 रुपए वाले हैं लोग करके, ठीक है, और तुम्हारे लिए 50,000 की लिमिट से ऊपर वाला टैक्सेबल होता है। तो ऐसे भी शादी पे कितना भी तुमको गिफ्ट मिल जाए तो गिफ्ट तुमको मिलेगा कितना? 2,500 तो गिफ्ट मिलेगा शादी पे, ठीक है। तो अगर मान लो शादी पे गिफ्ट मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट है। बोलो क्या है? पूरा एग्जेम्प्ट। तो एम का मतलब क्या हुआ? मैरिज। अब मान लो आप बोलोगे मुस्लिम में तो 4 शादी अलाउ है, तो चारों शादी पे अगर मान लो गिफ्ट मिलेगा तो एग्जेम्प्ट है। आंसर इज यस। अगर मान लो अगर लेजिटिमेट वो शादी है तो शादी पे गिफ्ट मिला वो एग्जेम्प्ट है। अब आप बोलोगे शादी में गिफ्ट का मतलब क्या? क्या उसी दिन फेरे लेते टाइम उसी टाइम वो जो क्या बोलते हैं 4 कॉर्नर होते हैं ना, वो 4 लोग उठा के ले जाते हैं, मंडप। हाँ तो एक बात बताओ, नहीं मतलब वो मंडप, हाँ, तो वो मंडप में बैठे हो वहीं पे गिफ्ट मिला तो एग्जेम्प्ट है, या उसके 1-2 दिन आगे पीछे भी मिला तो चलेगा? राइट आंसर इज आगे पीछे भी 2, 4, 10 दिन 15 दिन आगे पीछे भी मिला तो चलेगा, बट इट शुड बी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। क्या मैरिज, जैसे मान लो अनंत अंबानी की शादी तो सालों से चल रही है, शादी हुई, पहले प्री वेडिंग फंक्शन हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ, तो क्या उसमें मिला वो भी एग्जेम्प्ट है? आंसर इज यस, अगर वो शादी के रिलेटेड है। तो शादी के कनेक्शन में अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है वो आपका एग्जेम्प्ट है। तो इन सिंपल वर्ड, मैरिज में आपको कोई गिफ्ट मिला दैट इज द एग्जेम्प्ट। दूसरा आता है आर का मतलब रिलेटिव। बोलो रिलेटिव। रिलेटिव में कौन कौन आता है अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा, बट आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो भी एग्जेम्प्ट है। तीसरा आई का मतलब होता है इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अगर मान लो दादाजी टपक गए और दादाजी की प्रॉपर्टी पापा को इनहेरिटेंस में मिली तो गिफ्ट ही तो मिली है, ये एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद डी का मतलब होता है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। क्या बोला मैंने? अरे क्या बोला मैंने? इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मतलब, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मतलब जब कोई आदमी मर रहा हो और मरते टाइम जो गिफ्ट देता है, अंतिम सांसें चल रही है,
और मरते टाइम जो गिफ्ट देता है दैट इज कॉल्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, एमसिल का एक एड आता था पहले। उसका बाप हॉस्पिटल में पड़ा है, आखिरी सांसें गिन रहा है, और बेटा आता है, पापा एक और जीरो, पापा एक और जीरो, पता है, और वो पापा एक और जीरो जीरो लगाता है और आगे से एक मिट जाता है, ठीक है, और फिर वो जीरो जीरो ही रह जाता है। तो दैट गिफ्ट इज कॉल्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। मतलब कोई इंसान मर रहा होता है, आपके डेथ बेड पे है, और वो कोई गिफ्ट देता है किसी को, दैट इज कॉल्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। तो अगर वो गिफ्ट मिला तो वो भी एग्जेम्प्ट है। उसके बाद एच का मतलब होता है हॉस्पिटल से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल करके, ठीक है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ये लोगों को गिफ्ट देते हैं। तो अगर हॉस्पिटल से गिफ्ट मिलता है, यू का मतलब होता है यूनिवर्सिटीज। अगर यूनिवर्सिटीज से आपको कोई गिफ्ट मिलता है, टी का मतलब होता है ट्रस्ट या एनजीओस, एनजीओ से गिफ्ट मिलता है, और एलए का मतलब होता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे म्युनिसिपैलिटी वगैरह है, वो आपको कोई गिफ्ट में घर वर दे देती है करके, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो एग्जेम्प्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला, आईटीसी का मतलब अपन लेटर पार्ट में बाद में जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला मिस्टर आईडी हटला आईटीसी, बोलो क्या बोला, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी। एम का मतलब मैरिज, आर का मतलब रिलेटिव, आई का मतलब इनहेरिटेंस, डी का मतलब इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, एच का मतलब हॉस्पिटल, यू का मतलब यूनिवर्सिटी, टी का मतलब ट्रस्ट, और एल ए का मतलब लोकल अथॉरिटी। आईटीसी वी विल डिस्कस लेटर। तो अगर आपको मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो एंड आपको गिफ्ट मिला, तो बेटा पूरा पैसा एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगता। मैरिज पे मिला, रिलेटिव से मिला, इनहेरिटेंस में मिला, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में मिला, हॉस्पिटल से मिला, यूनिवर्सिटी से मिला, ट्रस्ट से मिला, लोकल अथॉरिटी से मिला, या आईटीसी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पे अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि देखो यहां पे नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करते। कैसे? क्योंकि एक बात बताओ, जैसे रिलेटिव से गिफ्ट मिला, जैसे हम गरीब है तो हमारे रिलेटिव भी गरीब ही है सब, ये तो लॉजिकल है। आपका रिलेटिव किसी का मुकेश अंबानी है? नहीं है, ठीक है। तो आप अगर गरीब हो तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट करोगे गरीब गरीब में, ठीक है। तो भाई अगर कोई अमीर हो तो ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे ना। तो रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है। क्या है? एग्जेम्प्ट। अब शादियों पे बोला, हम तो शादियों पे बहुत गिफ्ट मिले, गरीबों को कौन गिफ्ट देता है? शादियों पे मिला तो एग्जेम्प्ट है, शादी पे गिफ्ट मिला तो एग्जेम्प्ट है। अब एक चीज समझना, ब्लैक एंड व्हाइट को रोकने के लिए क्या किया? सबसे पहले पी चिदंबरम जी ने, ध्यान देना कि अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में नहीं आते, आप जो है वो अदरवाइज में आते हैं। अगर मान लो अदरवाइज, तो अदरवाइज गिफ्ट मिला तो देखिए कैसे कैसे इन्होंने टैक्सेबल किया। तो सबसे पहले वाला एग्जांपल, वापस वो वाले एग्जांपल पे आओ। खुशबू जो है उसका वाइन शॉप था, बीबी सर जो है मेरे पास में वाइट का पैसा था। मैंने क्या किया, खुशबू को 1 करोड़ का चेक है वो गिफ्ट में दे दिया, एंड खुशबू ने चुपके से मुझे कैश यहां से दे दिया था, चुपके से कैश दे दिया था जो किसी को पता नहीं चलता। तो हमने क्या किया था, मनी के थ्रू गिफ्ट देके ब्लैक एंड व्हाइट किया था। मींस खुशबू कन्वर्टेड 1 करोड़ ब्लैक मनी इंटू व्हाइट मनी, एंड बीबी कन्वर्टेड 1 करोड़ व्हाइट मनी इंटू ब्लैक मनी। तो इसको रोकने के लिए पी चिदंबरम जी ने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। पी चिदंबरम जी बोलते हैं कि भाई साहब, अगर मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में नहीं आते एंड अगर आपको गिफ्ट में मनी मिल जाता है, बोलो गिफ्ट में क्या मिलता है? मनी, मनी मिलता है। अगर आपको गिफ्ट में मनी मिलता है एंड गाइज इफ एग्रीगेट मनी जो आपको मिला दैट इज मोर देन 50,000 रुपीज पर एनम, पूरे साल में मिला के अगर आपको एग्रीगेट मनी जो मिला है वो पूरे साल में मिला के 50,000 रुपए से ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अब इन्होंने देखो इसको रोक दिया कि अगर आपको मनी गिफ्ट में मिलता है एंड एग्रीगेट मनी 50,000 पर एनम से ज्यादा है तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां एग्रीगेट का मतलब क्या? मुझे मान लो 4 लोगों ने 20-20 हजार रुपया गिफ्ट किया, एक ने 20,000 दिया, दूसरे ने 20,000 दिया, तीसरे ने 20,000 दिया, चौथे ने 20,000 दिया, टोटल इट्स 80,000। इंडिविजुअल 50 से ज्यादा नहीं है, बट एग्रीगेट मिला के 50,000 से ज्यादा हो गया, तो ये पूरा टैक्सेबल मेरे हाथ में हो जाएगा।
इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको मनी गिफ्ट में मिलता है, अब आपको मनी गिफ्ट में मिलता है एंड एग्रीगेट मनी 50,000 से ज्यादा है, तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? यस। तो देखो, अगर किसी को कोई गिफ्ट मिलता है, अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो एग्जाम टैक्स कुछ टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर आप अदरवाइज में आते हो एंड आपको मनी गिफ्ट में मिला और एग्रीगेट मनी 50,000 से ज्यादा है, क्या है कि क्या ज्यादा है? एग्रीगेट मनी 50,000 से ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। समझा कि नहीं समझा? अब एक बात समझना, वापस वही वाला एग्जाम्पल आप समझो करके, ठीक है? इधर देखो बेटा, यहां पे जैसा अपन एग्जाम्पल में ले रहे थे, यहां पे दो लोग थे और ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हो रहा था समझना। हाँ, इधर देखना बेटा, जैसे यहां पे ये खुशबू है, ठीक है? ये खुशबू वाइन शॉप वाली, और यहां पे मिस्टर बीबी है। अब एक बात समझना, खुशबू और मैं, हमने क्या डिसाइड किया था? मैं खुशबू को 1 करोड़ क्या दूंगा? चेक दूंगा। एक बात बताओ, मैंने बोला था कि मैं खुशबू को 1 करोड़ रुपए का चेक दूंगा और वो चुपके से 1 करोड़ कैश दे देगी। अब मुझे समझाओ कि अगर 1 करोड़ चेक जो दे रहा हूं, ये चेक मनी में आएगा? अरे बोलो, आएगा या नहीं आएगा? चेक मतलब मनी है। तो मैंने क्या किया, जैसा खुशबू ने मुझे बोला था कि सर आप मुझे 1 करोड़ का चेक दे देना, तो मैंने ये मस्त एक बढ़िया सा एक चेक बनाया, और ये चेक बनाया जिसपे मैं लिख लेता हूं 1 करोड़ रुपया खुशबू को देना है करके, ठीक है? तो मैं यहां पे 1 करोड़ का चेक बना रहा हूं। हाँ सुनना, ये लिख लिया और यहां पे 1 करोड़ रुपए, डेट, ये 1 करोड़ का चेक, ठीक है? दिखाई कैसे नहीं दे रहा? 1 करोड़ लिखा है, देखो खुशबू दा का नाम भी लिखा है, 1 करोड़ लिखा है, ठीक है? हाँ, असली नाम खुशबू ही है, महक है, तो क्या फर्क पड़ता है? खुशबू बोलना ऐसे ही होता है, सिमिलर बैंक वाले एनकैश कर लेंगे, ठीक है? अब एक बात समझना, इधर देखो, सब लोग ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैंने क्या किया, अब चीजों को समझना। हाँ, मैंने क्या किया, ये 1 करोड़ का चेक बनाया। खुशबू ने बोला था कि बीबी सर आप मुझे 1 करोड़ का चेक दे दो, मैं आपको चुपके से कैश दे दूंगी। अब आज की डेट में मैं ये 1 करोड़ का चेक बनाया और ये 1 करोड़ का चेक है, ये लेके खुशबू के पास गया। खुशबू को बोला, खुशबू तुमने बोला था ना कि ये 1 करोड़ रुपया का चेक मुझे दे दो, मेरे लिए व्हाइट हो जाएगा, तुम ब्लैक ले लेना, ऐसा कर देना। मैं जैसे ही ये चेक देने खुशबू के पास गया, खुशबू ने बोला नहीं सर अब मैं ये चेक नहीं ले सकती। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर देखो ना, लॉ बन गया है, और लॉ में क्या लिखा है कि अगर आप मनी गिफ्ट में लेते हो और एग्रीगेट मनी 50,000 पर एनम से ज्यादा है, तो सर ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ना। सर अगर मैंने ये चेक ले लिया, खुशबू इधर है, इधर बीबी सर है, अगर खुशबू बोलती है सर मैंने ये चेक ले लिया, तो इस पर्टिकुलर केस में सर ये 1 करोड़ मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा ना। और सर मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा, सर टैक्स भर के ही अगर वाइट करना है तो मैं ऐसे भी कर सकती हूं भाई। अगर टैक्स भर के ही वाइट करना है पैसे को, तो आप सीधी अपनी सेल बता दो ना भाई, दारू की सेल बता दो बुक्स में, तो ऐसे भी वाइट हो जाएगा। बोलती है सर नहीं, मैं हेल्प अब आपकी नहीं कर सकती। खुशबू ने मना कर दिया, बोला सर नहीं कर सकती हेल्प में, सर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। सर ये चेक अगर मैंने ले लिया तो मेरे को मनी गिफ्ट में मिला 1 करोड़ रुपया, और मनी गिफ्ट में मिला और एग्रीगेट मनी 50,000 से ज्यादा है, तो ये मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर टैक्स भर के वाइट करना थोड़ी है मुझे, बिना टैक्स भरे वाइट होता है, तो बताओ। खुशबू ने मना कर दिया, मैं मुंह उदास करके वापस आ गया। 1 करोड़ का चेक लेके मैं घूम रहा हूं, मैं क्या करूं। मैं जैसे मेरे घर पे गया करके, ठीक है, मैंने बेल बजाई, मेरी वाइफ आई करके, उसने मेरे को देख के मुंह पे दरवाजा वापस बंद किया। मैं वापस बंद हो किया, मैं 6 दिन तक इधर उधर भटक रहा हूं, क्योंकि मेरे को कैश चाहिए। कैश कहां से लाए? ब्लैक का पैसा चाहिए। किसी ने बोला बैंक जाके विड्रॉ कर लो ना। अरे भाई अगर मैं बैंक गया थैला लेके और बोला 1 करोड़ विड्रॉ किया, इनकम टैक्स वाले कल उठ के पूछेंगे कि ये 1 करोड़ विड्रॉ किया था वो कहां गया। मैं बताऊंगा मैंने घर वाले को घर खरीदने के लिए वो योयो हनी भाई को दिया है, तो वो बोलेंगे योयो हनी भाई को दिया, बट अग्रीमेंट तो 1 करोड़ का ही है।
तो फिर आपने 2 करोड़ कैसे दिए? तो गड़बड़ हो जाएगी, वैसा नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूं? मैं हो गया परेशान, क्योंकि पी चिदम्बरम जी बोलते हैं मनी किसी को गिफ्ट में मिला, जैसे चेक से मैंने इसको मनी गिफ्ट में किया, और गिफ्ट अगर मान लो 50,000 या उससे 50,000 से ज्यादा है, एग्रीगेट पूरे साल का मिला के, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? 6 दिन तक मैं इधर उधर बाहर घूम रहा हूं, नहाया नहीं भी 6 दिन तक बाहर घूम रहा हूं। वापस मैं खुशबू वाइन शॉप पे गया। मैंने खुशबू को बोला, खुशबू कुछ तो हेल्प कर। तो खुशबू ने बोला कि देखो सर, हेल्प के नाम पे एक बाल्टी देती हूं, पानी भर के नहा लो, ठीक है। मैंने बोला बाल्टी दे रही है पानी भर के, वो तो ठीक है, बट मेरे को 1 करोड़ का कैश चाहिए, कुछ तो अरेंज करके, कुछ तो दिमाग लगा। खुशबू ने दिमाग लगाया। खुशबू का दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलता था। खुशबू ने दिमाग लगाया कि सर आपके पास में ये चेक है, ये चेक में जो पैसा है, मुझे बताओ ये व्हाइट का पैसा है या ब्लैक का है? मतलब ये व्हाइट का पैसा है, लीगल पैसा है? खुशबू बोलती है लॉ मेकर्स ने बोला है मुझे मनी गिफ्ट किया तो ही टैक्स लगेगा ना। आप मुझे मनी गिफ्ट मत करो, आप मुझे एक काम करो, ये जो 1 करोड़ रुपया है, इससे आप गोल्ड की बिस्किट खरीद के आओ। क्या खरीद के आओ? गोल्ड की बिस्किट खरीद के आओ, और मुझे गोल्ड की बिस्किट गिफ्ट कर दो। तो मैंने, खुशबू ने जैसा मुझे सजेस्ट किया, मैं चुपचाप गया एक जगह और मैं गोल्ड की बिस्किट खरीद के आ गया। मान लो ये जो है ये ज्वेलरी की दुकान है करके, ठीक है, ज्वेलरी की दुकान, लो ये ज्वेलरी की दुकान, आप ये रखो एक चेक, और ये मान लो गोल्ड की बिस्किट है, ठीक है, ये मान लो गोल्ड की बिस्किट है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये जो है ये गोल्ड की बिस्किट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो गोल्ड की बिस्किट है, ये मैं एज इट इज गिफ्ट किसको कर दूंगा? खुशबू को। तो खुशबू को पास में ये गोल्ड की बिस्किट चली जाएगी। खुशबू अगर इसको बेचेगी मार्केट में तो 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, और खुशबू के पास ये व्हाइट का पैसा आएगा। कल उठ के खुशबू को कोई पूछेगा 1 करोड़ कहां से आएगा? बोलेगा बीबी सर ने गिफ्ट किया था गोल्ड, और वो मैंने बेच दिया। और मेरे को बोलेंगे 1 करोड़ कहां गया? मैंने कहा गोल्ड खरीदा था, गोल्ड खरीद के मैंने खुशबू को गिफ्ट कर दिया। तो लोगों ने क्या किया पता है तुमको? ब्लैक एंड व्हाइट करना चालू किया गोल्ड के थ्रू। मिस मनी गिफ्ट नहीं करते थे, फिर क्या गोल्ड गिफ्ट करो? तो यहां पे लॉ मेकर्स ने वापस अमेंडमेंट किया, बोला ऐसा कैसे करके, ठीक है। तो लॉ मेकर्स ने अगले साल अमेंडमेंट कर दिया, इधर देखना बेटा, कि अगर आप जो है वो आपको गिफ्ट में कोई मूवेबल असेट मिलता है, बोलो क्या बोला मैंने? मूवेबल असेट या मूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिलती है, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने सिर्फ 10 प्रॉपर्टियां है वो कवर की है। कौन कौन सी? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट दैट इज क्रिप्टो करेंसी। इन्होंने सिर्फ 10 असेट ही यहां पे कवर की है कि ये 10 असेट आपको गिफ्ट में मिलती है। कौन कौन सी? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट, अगर आपको ये गिफ्ट में मिलती है। एंड गाइज, अगर ये आपको गिफ्ट में मिलती है, गिफ्ट का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन मिलती है, ये असेट आपको अगर गिफ्ट में मिली, विदाउट कंसिडरेशन मिली, विदाउट कंसिडरेशन का मतलब गिफ्ट में मिली, एंड गाइज इफ एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इन असेट का अगर मोर देन 50,000 है, अगर इसका एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू है वो मोर देन 50,000 है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा और अदर सोर्सेज में अब टैक्स लग जाएगा। वापस से ऑल पीपल पे अटेंशन, आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली, और मूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी गिफ्ट में मिली? शेयर, बोलो शेयर, सिक्योरिटी। शेयर सिक्योरिटी आप समझते हो, शेयर का मतलब जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी मींस डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब सिक्योरिटी में आता है। ज्वेलरी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, अपन ऑलरेडी कैपिटल गेन में पढ़ चुके हैं। बुलियन, बुलियन का मतलब होता है गोल्ड बिस्किट। जो गोल्ड की बिस्किट होती है, सिल्वर के कॉइन होते हैं, गोल्ड के कॉइन होते हैं, उसको बुलियन बोला जाता है। एंड वी का मतलब वर्चुअल डिजिटल असेट, मतलब क्रिप्टो करेंसीज।
जो क्रिप्टो करेंसी है उसको बोला जाता है वर्चुअल डिजिटल असेट। तो अपन बोलेंगे 10 असेट, बोलो 10 असेट। कौन कौन सी? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। एक बार और बोलेंगे, बोलो शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। अगर ये असेट आपको गिफ्ट में मिल जाती है एंड अगर इसका फेयर मार्केट वैल्यू, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है, यह आपके हाथ में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये मैंने 1 करोड़ का गोल्ड खरीदा था, ये गोल्ड है, मैंने 1 करोड़ का चेक देके गोल्ड खरीदा था। अब ये गोल्ड लेके मैं खुशबू के पास गया, मैंने कहा खुशबू तुमने ही बोला था ना कि गोल्ड दे दो गिफ्ट में, लो ये तुम गोल्ड ले लो और अब मुझे चुपके से कैश दे दो ना। उसने बोला नहीं सर, अब मैं ये गोल्ड नहीं एक्सेप्ट कर सकती सर, क्योंकि लॉ बन गया है और लॉ बोलता है गोल्ड है वो बुलियन में आता है, और लॉ बोलता है कि अगर आपको गिफ्ट में ये असेट मिलती है और एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ये तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। खुशबू ने मना कर दिया लेने से, बोलती है नहीं मैं नहीं ले सकती अब गिफ्ट। मैं परेशान हो गया भाई। यहां एक बात बताओ, कौन कौन सी एसेट कवर हुई है? एक बार वापस बोलेंगे, 10 का नाम बोलो। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। एक बार और, एक बार और। एक बार और, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। आधे लोग तो है ना सिर्फ कैसे करते हैं पता है, शेयर, सिक्योरिटी, उसके बाद वर्चुअल डिजिटल असेट। तो 10 असेट कवर की है, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल। एक बात बताऊं, लॉ मेकर्स ने बोला अगर आपको यह असेट गिफ्ट में मिली ना तो ही टैक्स लगेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी गिफ्ट में मिली मूवेबल प्रॉपर्टी, टैक्स नहीं लगेगा। गाइस मुझे कार मिली, किसी ने BMW कार दे दी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी दूसरी असेट इसको छोड़ के आपको गिफ्ट में मिलती है, आपको टैक्स नहीं लगता। कार मिला, बाइक मिला, आईफोन मिला, कुछ भी मिला, टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ ये 10 असेट आपको गिफ्ट में मिली ना तो ही टैक्स लगेगा। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाई लॉ मेकर्स कवर्ड ओनली दिस 10 असेट? व्हाई लॉ मेकर्स कवर्ड ओनली दिस 10 असेट? Why lawmakers cover only this 10 asset? या इन असेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, और कोई रीजन? चलिए बाय एनी रीजन? हाँ, इनकी वैल्यू बढ़ती है। वेरी गुड। एनी अदर? वाई लॉ मेकर्स, किसी ने बोला कि ये असेट इजीली एनकैश हो सकती है, दे डोंट एप्रिशिएट। हाँ, दे डोंट। हाँ, तो मैंने भी वही बोला, एप्रिशिएट बोला मैंने। अच्छा, सुनने में दे डोंट डेप्रिशिएट ऐसा बोला मैंने, दे डोंट डेप्रिशिएट। या हाँ, डाउट नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछा उस पर आंसर चाहिए मुझे, बाकी डाउट मैं नहीं लूंगा अभी। हाँ देखो, वाई लॉ मेकर्स कवर दिस 10 असेट, पता है इसके पीछे का एक लॉजिक ये है कि गाइस
इन असेट के थ्रू, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मेरी लाइन पे ध्यान देना, इन असेट्स के थ्रू आप 100% ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। 100% ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कि जितना आपका ब्लैक खराब होगा ना, उतना का उतना व्हाइट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे एक बात बताओ, ये गोल्ड है, मैंने 1 करोड़ का खरीदा गोल्ड, और ये गोल्ड ले जाके मैं खुशबू को देता हूं, ये 1 करोड़ का गोल्ड, खुशबू इसको मार्केट में जाके बेचेगी, कितना पैसा आएगा? कितना पैसा आएगा? 1 करोड़ आएगा। भाई हो सकता है 40-50 हजार कम ज्यादा हो, बट अल्टीमेटली 1 करोड़ के नियर बाय आएगा। अगर मैंने शेयर खरीदे मार्केट से और 1 करोड़ के शेयर खरीद के खुशबू को गिफ्ट कर दिए और खुशबू ने शेयर बेचे, कितना पैसा आएगा? 1 करोड़ आएगा। बट लॉजिकली सोचो, मान लो ये जो है ये कार है, कार है, समझ लो ये कार है, ठीक है? ये कार नहीं, एग्जाम्पल आप इसको अज्यूम करो ना, बच्चे ऐसी ही तो गाड़ियां चलाते हैं, ऐसे पीछे खींच के अपने आप वो आगे जाती है, ठीक है? याद आया? हाँ ठीक है। हाँ मान लो ये कार है। अब मैंने क्या किया, मार्केट से ये कार खरीदी, मार्केट से ये कार खरीदी, मतलब ये कार मेरे नाम पे है, 1 करोड़ की खरीदी। यही वाली कार खरीद के मैंने खुशबू को गिफ्ट कर दी, 1 करोड़ की कार। खुशबू सेकंड ओनर हो गई। खुशबू इस कार को मार्केट में जाके बेचेगी, 50 लाख से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जब आप थर्ड ओनर को गाड़ी बेच रहे हो तो 50 लाख से ज्यादा नहीं आएगा। क्या खुशबू इस चीज के लिए अग्री करेगी क्या कि मुझे कार आप दे दो और मैं आपको 1 करोड़ ब्लैक दे दूं? क्या इसके लिए अग्री करेगी? नहीं, क्योंकि खुशबू का ब्लैक एंड व्हाइट 100% नहीं हो रहा है। तो लॉ मेकर्स को पता है कि सिर्फ ये 10 असेट ही ऐसी है ना जिसके थ्रू 100% ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है। इसके लिए गिफ्ट में अगर ये 10 असेट मिली तो ही आपके लिए टैक्सेबल है, अदरवाइज नहीं है टैक्सेबल। सिर्फ 10 असेट। कौन कौन सी 10 असेट? एक बार वापस बोलेंगे। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। अब एक बात समझना, खुशबू, वापस उसी एग्जाम्पल पे आते हैं। खुशबू ने मुझे क्या बोला? पहले बोला मनी दे दो, मैं चेक लेके गया, भगा दिया, बोला नहीं ले सकती सर, लॉ बन गया है। इसने मुझे एडवाइस की थी कि सर आप एक काम करो, 1 करोड़ का गोल्ड खरीदो और गोल्ड खरीद के मुझे दे दो। मैं ये गोल्ड लेके गया। मैं जैसे ही खुशबू के पास ये गोल्ड लेके पहुंचा, खुशबू ने बोला नको सर, नको, नहीं चाहिए, क्योंकि गोल्ड मैंने ले लिया गिफ्ट में। तो सर लॉ क्या बोलता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट में लेते हो और इसका एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। मैं परेशान हो गया। 10 दिन हो गए थे नहाए हुए, ठीक है, परफ्यूम लगा लगा के जिंदगी चला रहा था, ठीक है। 10 दिन बाद मैं वापस घर पे गया, बीवी ने दरवाजा मुंह पे बंद किया, बोला जब तक वो घर नहीं लोगे अंदर आने नहीं देंगे। परेशान हो गया मैं इधर उधर घूम रहा हूं। वापस कहां पे गया? खुशबू वाइन शॉप। खुशबू वाइन शॉप पे गया, ये गोल्ड 1 करोड़ का लेके मैं घूम रहा हूं इधर उधर, ठीक है, इधर उधर घूम रहा हूं। मैंने खुशबू को बोला खुशबू हेल्प कर ले। खुशबू बोलती है देखो सर मेरे में जितना दिमाग था उतना मैंने लगा लिया, मनी लूंगी तो टैक्स लगेगा, ये गोल्ड आपको फ्री में मुझे दे दोगे तो टैक्स लगेगा। तो मैंने कहा कुछ तो रास्ता होता होगा, कुछ तो कर यहां पे। तो खुशबू ने बोला सर एक काम करो, एक दिमाग लगाते हैं। मैंने बोला बता कैसे? इसने बोला कि सर ये आप 1 करोड़ का गोल्ड ला चुके हो, खरीद चुके हो, ये आपने मुझे गिफ्ट दिया तो मेरे हाथ में टैक्स लगेगा ना, आप गिफ्ट मत दो। तो मैंने कहा क्या करूं? आप इसको मुझे 10,000 में बेच दो। आप जो ये गोल्ड है इसको मुझे 10,000 में बेच दो। तो मैंने कहा कि इससे क्या होगा? तो बोले देखो सर आप ये गोल्ड मुझे गिफ्ट दोगे तो टैक्स लगेगा ना, गिफ्ट में, गिफ्ट मत दो। आपने ये गोल्ड मुझे 10,000 में बेच दिया, मैं आपको 10,000 दे देती हूं, ये चेक से दिया, ट्रांजैक्शन लीगल ट्रांजैक्शन है। मैंने गोल्ड इसको बेचा 1 करोड़ का, इसने मुझे पैसा दिया 10,000।
और खुशबू बोलती है कि मेरे पास 1 करोड़ का गोल्ड आ गया, मैंने आपको 10,000 दे दिया है और ये लीगल ट्रांजैक्शन है, आप 99,50,000 कैश में चुपके से ले जाओ, आपका काम हो जाएगा। आप ब्लैक मिल गया, मेरे पास व्हाइट आ जाएगा, मैं इस गोल्ड को बेचूंगी, 1 करोड़ रुपया मिलेगा करके, क्या फर्क पड़ता है सर, ऐसा कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है, ये तो गिफ्ट है ही नहीं भाई, गिफ्ट मिलेगा तो टैक्स लगेगा ना। यहां तो खुशबू 1 करोड़ के गोल्ड को 10,000 में खरीद रही है, मार्केट में जाके बेचेगा तो 1 करोड़ मिलने वाला है। और भैया ऐसा ट्रांजैक्शन लोग करने लगे तो लॉ मेकर्स ने बोला ऐसा कैसे, और लॉ मेकर्स ने अगले साल वापस अमेंडमेंट कर दिया, बोला ऐसा कैसे। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं, अब समझना है क्या, अगर ये असेट जो है, ये असेट आपको फ्री में नहीं मिलती है, लेकिन अगर ये असेट आप लो कंसिडरेशन से खरीदते हैं, अगर ये असेट है, ये अगर आप लो कंसिडरेशन से खरीदते हैं, मतलब कम पैसे में अगर आप ये असेट खरीदते हैं, एंड गाइस इफ इनका एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का अगर डिफरेंस जो है वो डिफरेंस आपका 50,000 से ज्यादा है, अगर आप इन असेट को खरीदते हैं और वो लो कंसिडरेशन पे खरीद रहे हैं, एंड गाइस अगर आपका एफएमवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, देन डिफरेंस इज टैक्सेबल। डिफरेंस जो है वो डिफरेंस आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब देखो, खुशबू को अगर मैंने ये जो 1 करोड़ का गोल्ड है ये बेचा 10,000 में, 10,000 में, तो इसमें क्या होगा कि देखो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है इसकी, कंसिडरेशन इसने कितना दिया है, सिर्फ 10,000 दिया है, तो डिफरेंस 99,90,000 जो कि 50,000 से ज्यादा है, तो ये 99,90,000 डिफरेंस है, ये खुशबू के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप मुझे बोलो कि सर ये तो गिफ्ट है ही नहीं, तो भी क्या यहां टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। तो क्वेश्चन करते टाइम आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन करते टाइम आप ये मत बोलना कि सर ये तो गिफ्ट है ही नहीं, ये तो परचेज है, तो भी क्या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रहा है? आंसर इज यस। अगर आप लो कंसिडरेशन पे परचेज करते हो तो बेटा एफएमवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50 से ज्यादा है तो आपका डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं यहां पे जो पहली लाइन में जो लिखा था गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, वहां पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं, गिफ्ट रिसीव्ड और असेट एक्वायर्ड बाय एनी पर्सन। असेट एक्वायर्ड बाय एनी पर्सन या गिफ्ट रिसीव्ड, ये आ गया। अब एक बात समझना, मेरे पास और कोई तरीका बचा ही नहीं था कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करूं। मेरे पास व्हाइट का पैसा है, अब मुझे ब्लैक का पैसा चाहिए, मैं क्या करूं? तो यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टीज में ये असेट तो कवर हो गई थी, अब एक और तरीका बचा था इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने खुशबू को बोला, खुशबू मेरा जयपुर में एक प्लॉट पड़ा है, वो मैं तुझे गिफ्ट कर देता हूं, तू मुझे कैश दे देना चुपचाप। लॉ मेकर्स ने बोला ऐसा कैसे? और यहां पे अगले पॉइंट में इन्होंने कवर किया इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपका ध्यान इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड गाइस यहां पे लॉ मेकर्स है वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज को कवर करते हैं, आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैसे? इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है या तो लैंड है या बिल्डिंग है या लैंड एंड बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी सबसे पहले गिफ्ट में मिल जाती है, बोलो कैसे मिल जाती है? गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? विदाउट कंसिडरेशन, बोलो विदाउट कंसिडरेशन। तो खुशबू को मैंने मेरा जयपुर का प्लॉट है वो अगर विदाउट कंसिडरेशन दे दिया, विदाउट कंसिडरेशन अगर गिफ्ट में दे दिया, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल जाती है एंड इफ पर प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर उस प्लॉट का या घर का 50,000 रुपए से ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो फ्री में मिल जाती है, गिफ्ट में मिल जाती है, एंड पर प्रॉपर्टी एसडीवी 50,000 से ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। आपके लिए ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल।
या फिर अब लास्ट वाला पॉइंट कौन सा बचेगा, आप ही बताओ, कि अगर आपको लो कंसिडरेशन पे मिल जाता है, जैसे मैंने जयपुर वाला प्लॉट है वो मैंने खुशबू को 10,000 में बेच दिया, तो लॉ मेकर्स यहां पे दो कंडीशन डालते हैं, लॉ मेकर्स यहां दो कंडीशन डालते हैं कि अगर आपने लो कंसिडरेशन पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी तो सबसे पहले इफ पर प्रॉपर्टी एसडीवी पर प्रॉपर्टी, ए पर प्रॉपर्टी दो चीजें, आपका पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस है, वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, एंड उसके साथ साथ एक और कंडीशन डाली है, दैट इज द एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। मीन्स आपका एसडीवी है वो 110% कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में डिफरेंस इज टैक्सेबल। डिफरेंस है वो बायर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, डिफरेंस है वो बायर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। चलो अपन एक काम करते हैं, इसको एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। मैं रिवाइज कराने जा रहा हूं, लेकिन मैं जब रिवाइज कराऊंगा आधा सेंटेंस मैं बोलूंगा, आधा सेंटेंस आप बोलेंगे। सबसे पहले, एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑलवेज टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। दूसरा, एनी गिफ्ट रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अदर गिफ्ट इज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस, बट आईएफओएस में एक सेक्शन होती है, दैट इज द सेक्शन 56 to 10। दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर गिफ्ट रिसीव्ड या असेट एक्वायर्ड बाय एनी पर्सन, सबसे पहले अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हैं तो सेक्शन 56 to 10 है वो नहीं लगेगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मिस्टर आईडी हटला आईटीसी, एम का मतलब क्या, मैरिज, आर का मतलब, आई का मतलब इनहेरिटेंस, डी का मतलब इनकंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, एच का मतलब हॉस्पिटल, यू का मतलब यूनिवर्सिटी, टी का मतलब ट्रस्ट, एल ए का मतलब लोकल अथॉरिटी, और आईटीसी वी विल डिस्कस लेटर। अगर मान लो आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में नहीं आते और अदरवाइज में आते और आपको गिफ्ट में पैसा मिल जाता है, अगर गिफ्ट में आपको मनी मिला और एग्रीगेट मनी 50,000 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। अगर या फिर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, बट मूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड ओनली 10 असेट, मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी 10 असेट आएगी बोलो, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। अगर ये 10 असेट आपको गिफ्ट में मिलती है और एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो पूरा फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको लो कंसिडरेशन पे मिलती है तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50 से ज्यादा है तो डिफरेंस आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एंड अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है पर प्रॉपर्टी एसडीवी 50,000 से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल, और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर लो कंसिडरेशन पे मिलती है तो दो कंडीशन, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50 से ज्यादा है एंड एसडीवी है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो डिफरेंस आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, चलिए एक काम करिए, पहले अपन लिखना चालू करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड और डाउट। अच्छा, आप जो है ये मिस्टर आईडी हटला आईटीसी का फुल फॉर्म आप नहीं लिखोगे, वो सब मैं लिखवाऊंगा। ये शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी का भी फुल फॉर्म आप नहीं लिखोगे, मैं लिखवाऊंगा करके। ठीक है, सीधा जो आपको चार्ट दिख रहा है बोर्ड पे आप सिर्फ चार्ट बनाइए बस। अब एक बात समझना, आप कैसे बनाना है देख लेना। अगर आपके चार्ट पे ऐसे मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी तीनों एक ही लाइन में आ सकता है तो एक ही लाइन में ले लेना। मेरे पास जगह नहीं था तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने नीचे लिया है। तो आप ऐसे वर्टिकल चार्ट बनाना चाहते हो तो आप वर्टिकल बना लीजिए करके। ठीक है, आप दोनों पेज पे मिला के बनाना चाहते हैं, दोनों पेज पे मिला के बना दीजिए। तो आपके साथ क्या होगा, एकदम साथ में आ जाएगा। पहले मिस्टर आईडी हटला आईटीसी एग्जाम कर दो, अदरवाइज में फिर आप ऐसे जो है वो 3 पार्ट कर दो, मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में 2 पार्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 पार्ट। ऐसा आप करिए, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है यहां से आप लिखना चालू करिए। एंड गाइस, आपके पास में टाइम है 6-7 मिनट का, तब तक आप इसको चार्ट को बनाइए। डाउट मैं सब लूंगा थोड़ी देर के बाद।
डन पीपल? हाँ जी, करो ये स्क्रॉल। हाँ चलिए बोलिए डन, जल्दी करो। विदाउट कंसिडरेशन, लो कंसिडरेशन, और लिखा है पर प्रॉपर्टी एसडीवी मोर देन 50,000 देन फुल्ली टैक्सेबल। उधर लिखा है पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन मोर देन 50,000 एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, देन डिफरेंस इज टैक्सेबल। हाँ जी, बोलिए डन। चलो इसके नीचे नोट्स लिखेंगे। नोट्स में सबसे पहला नोट नंबर 1,
इसके नीचे नोट्स लिखेंगे और नोट्स नंबर 1 में पहले लिख लो प्रॉपर्टी का डेफिनेशन। प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? तो शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। तो लिखो 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 फटाफट। लिखा? रुको रुको, दिया एक बार कैपिटल गेन को मर्ज मत कर, कल मैं कराऊंगा कैपिटल गेन और इसको मर्ज, ठीक है? अभी जैसा है वैसा चलने दो। चलिए बोलिए डन। जे का मतलब ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सब अपन ने वहां कैपिटल गेन में भी लिखा था। अब लिखो आगे, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लिखो। लिखो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी के लिए। नोट नंबर यहां पे है ना, असेट में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी लिख लो लास्ट में। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी तो असेट था। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो अलग था, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी भी असेट तो था ही था। तो लिखो इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद लिखो नोट नंबर 2, और नोट नंबर 2 में आप ऊपर ऐसा लिखो, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी। एक बार ऐसा, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी। मिस्टर आईडी हटला आईटीसी। चलो अब एक एक लिखते जाओ जैसे मैं बोलता हूं, ठीक है? एम के लिए लिखो, एम के लिए लिखो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। एम के लिए लिखो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। उसके बाद आर के लिए लिखो फ्रॉम रिलेटिव्स। फ्रॉम रिलेटिव। फ्रॉम रिलेटिव। फ्रॉम रिलेटिव। उसके बाद आई के लिए लिखो इनहेरिटेंस। आई के लिए लिखो इनहेरिटेंस। 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 डी के लिए लिखो इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। कंटेम्पलेशन का स्पेलिंग होगा CONTEMPLATION। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। CONTEMPLATION। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। उसके बाद H के लिए लिखो फ्रॉम हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन। फ्रॉम हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन। एंड
यू के लिए लिखो फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद टी के लिए लिखो फ्रॉम और बाय ट्रस्ट, फ्रॉम और बाय ट्रस्ट। फ्रॉम और बाय बोला है यहां पे, जो तूने नहीं लिखा, पहले लिख के बैठा है वो, बाद में बोलेगा ऐसा कहां लिखा था। फ्रॉम और बाय ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है एनजीओ। एंड लास्ट लिखो एलए में फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। इट वॉज अ नोट नंबर 2। एक लाइन छोड़ के लिखो नोट नंबर 3, मीनिंग ऑफ रिलेटिव, मीनिंग ऑफ रिलेटिव, मीनिंग ऑफ रिलेटिव। क्या आपके रिलेटिव में कौन कौन से लोग आते हैं? आपके रिलेटिव में आपके रिलेटिव में कौन कौन से लोग आते हैं? मीनिंग ऑफ रिलेटिव। अब इधर देखो सब लोग इधर ध्यान दो, एक बार इधर ध्यान दो, ए प्लीज, एक बार सब लोग इधर ध्यान दो। आपने आईटीसी जो लिखा इसके लिए 4 लाइन छोड़ देना, मतलब ये 3 और एक और लाइन एक्स्ट्रा, ठीक है? 4 लाइन छोड़ देना। छोड़ा हुआ है ना आईटीसी के लिए लाइन? अरे तो जब आईटीसी के लिए लिखा है बाद में लिखेंगे तो लाइन तो छोड़ोगे ना, छोड़ा हुआ है लाइन। अब एक काम करो, लिखो नोट नंबर 3, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव या मीनिंग ऑफ रिलेटिव। उसमें पहला जो है वो अपन पढ़ेंगे फॉर इंडिविजुअल, के इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन होते हैं? फॉर इंडिविजुअल। इधर देखो सब लोग, देखो बेटा इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन कौन होते हैं एक बार समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। इधर देखो सब लोग, इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन होते हैं? क्या देखो, अगर कोई असेसी है जो कि इंडिविजुअल है तो उसके लिए रिलेटिव कौन कौन होंगे? इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, उसके लिए रिलेटिव कौन कौन होंगे? तो इधर देखना, सबसे पहला रिलेटिव किसी भी इंडिविजुअल के लिए कौन होगा? हाँ, सबसे पहला उसके या उसका स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होता है? हस्बैंड के लिए वाइफ या वाइफ के लिए हस्बैंड। पाउस, पाउस सबसे पहला रिलेटिव है, पाउस बोलेंगे हम लोग, ठीक है? तो असेसी के लिए स्पाउस इज अ रिलेटिव। अगर स्पाउस से कोई गिफ्ट मिलता है तो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद इस इंडिविजुअल का जो ब्रदर है, ब्रदर एंड ब्रदर की स्पाउस, वो भी रिलेटिव है। इस इंडिविजुअल का जो सिस्टर है और सिस्टर के स्पाउस, वो भी रिलेटिव है। इस इंडिविजुअल के स्पाउस का ब्रदर एंड उनकी स्पाउस, वो भी रिलेटिव है। इस इंडिविजुअल के स्पाउस की सिस्टर एंड उसके स्पाउस, वो भी रिलेटिव है। उसके बाद ये जो इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल के जो मदर एंड फादर है, मदर एंड फादर मतलब पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स रिलेटिव है। उसके बाद इस पेरेंट्स के जो ब्रदर है, ब्रदर और उनकी स्पाउस, वो भी रिलेटिव है। पेरेंट्स के जो सिस्टर है और सिस्टर की स्पाउस, वो भी रिलेटिव है। उसके बाद इस इंडिविजुअल के जो लीनियल असेंडेंट है, लीनियल असेंडेंट एंड देयर स्पाउस। लीनियल असेंडेंट का मतलब होता है दादी जी, दादाजी, परदादा, परदादी। नानी की साइड वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि इसको लेके डिस्प्यूट है। कोई बोलता है नानी की साइड वाले आएंगे, कोई बोलता नहीं आएगा, जब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। नानी की साइड वाले भी, नाना, नानी, परनाना, परनानी। तो दादी, दादा, परदादा, परदादी, नाना, नानी, परनाना, परनानी, वो भी रिलेटिव है। उसके बाद इस इंडिविजुअल के स्पाउस के मदर एंड फादर, क्या बोलेंगे आप लोग? इंडिविजुअल के स्पाउस के मदर एंड फादर मतलब इंडिविजुअल के क्या लगते हैं? सास ससुर, वो भी रिलेटिव है। उनके भाई बहन कवर नहीं है, उनके भाई बहन इस असेसी के रिलेटिव में कवर नहीं है।
और इस स्पाउस के जो लीनियल असेंडेंट है एंड उनके स्पाउस है वो भी आ जाएंगे। इसका मतलब इंडिविजुअल के स्पाउस के लीनियल असेंडेंट मतलब आपकी वाइफ के दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी परनाना परनानी वो भी रिलेटिव है। उसके बाद इन दोनों की मेहनत करके, ठीक है, तो भैया इनके जो लीनियल डिसेंडेंट है एंड इनके स्पाउस वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे। चलो अपन किसी का एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये समझा रही है इसको मेहनत क्या होती है। अब यार इधर देख ले, यार इधर देख ले, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दो करके, ठीक है। इधर देखो, हार्डवर्क यहां करना है बेटा। इधर देखो सब लोग, ऑल पीपल पे अटेंशन। एग्जाम्पल लेते हैं किसी का और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं करके, ठीक है। इधर देखो बेटा, इधर देखिए सब लोग। आयुष का एग्जाम्पल है। हाँ, तो मान लो यहां पे एक एसएससी है जिसका नाम है आयुष। बोलो क्या नाम है? तो एक एसएससी है आयुष। ये आयुष। अब एक बात बता, आयुष के रिलेटिव कौन कौन है? तो सबसे पहले आयुष की खुद की बीवी आयुष की रिलेटिव है। आयुष की खुद की बीवी। अब एक बात बताओ ये भाई, मैं समझा रहा हूं और तुम ध्यान कहीं और दे रहे हो। आयुष की बीवी आयुष की रिलेटिव है, ठीक है। हाँ, तो आयुष की बीवी आयुष की रिलेटिव है। दूसरी चीज, आयुष का भाई और भाई की स्पाउस कौन होती है? भाभी। तो भाई और भाभी रिलेटिव है। आयुष की सिस्टर और सिस्टर के स्पाउस जीजू। तो सिस्टर और सिस्टर की स्पाउस मतलब दीदी और जीजू दोनों रिलेटिव है आयुष के। आयुष की स्पाउस का भाई मतलब साला, और साले की वाइफ को साली नहीं बोलते हैं। साला और साले की वाइफ ये आयुष के रिलेटिव है। आयुष के स्पाउस की सिस्टर साली और साली के हस्बैंड साड़ू भाई, साड़ू भाई बोलते हैं, साड़ू भाई आयुष के रिलेटिव है। उसके बाद आयुष के मम्मी पापा आयुष के रिलेटिव है। अगर यहां पे आप अगर मम्मी का भाई देखोगे तो मामा, मामा की वाइफ मामी, और मम्मी की सिस्टर अपनी क्या होती है? मासी एंड मासा जी, वो रिलेटिव है। अगर यहां पापा को पकड़ोगे तो पापा का भाई अंकल और अंकल की बीवी आंटी, चाची, चाचा चाची रिलेटिव है। फादर की सिस्टर बुआ एंड फूफा जी रिलेटिव है। एंड गाइस आयुष के दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी परनाना परनानी अगर जिंदा है तो वो भी रिलेटिव है। आयुष की स्पाउस मतलब आयुष की बीवी, बीवी के मदर फादर क्या हुआ? आयुष के सास ससुर आयुष के रिलेटिव है। एंड आयुष की स्पाउस के दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी परनाना परनानी रिलेटिव है। उसके बाद आयुष एंड आयुष की बीवी के बच्चे, ठीक है, मतलब लीनियल डिसेंडेंट। लीनियल डिसेंडेंट मतलब आयुष का बेटा या बेटे की बीवी क्या हुआ? बहू, या अगर बेटी है और बेटी के हस्बैंड जवाई जी, जवाई जी क्या बोलते? दामाद जी, दामाद जी आयुष के दामाद जी, और उनके बच्चे मतलब इसके बेटे का बेटा या बेटी का बेटा या उसके स्पाउस है, वो सब अगर मान लो है तो वो भी आयुष के रिलेटिव हो जाएंगे। तो इतने सारे किसी भी इंडिविजुअल के रिलेटिव होते हैं। अब एक और चीज समझना, आप बोलोगे हमारे कजिन हमारे रिलेटिव है क्या? आंसर इज नो, कजिन रिलेटिव नहीं है। कजिन का मतलब आपके अंकल का बेटा वगैरह। देखो यहां आपके अंकल तो रिलेटिव है, अंकल का बेटा वगैरह आपका रिलेटिव नहीं है। तो कजिन्स वगैरह है वो आपके रिलेटिव नहीं है। एक और चीज बताओ मुझे, इसको देखते हुए मुझे एक चीज बताओ, क्या ऐसा जरूरी है क्या आप किसी के रिलेटिव हो तो वो भी आपका रिलेटिव है, या नॉट नेसेसरी? इफ यू आर रिलेटिव ऑफ समवन देन दैट पर्सन इज ऑल्सो योर रिलेटिव। मतलब तुम उससे प्यार करते हो तो वो भी तुमसे प्यार करे, क्या जरूरी है या एक तरफा भी हो सकता है? क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? हाँ, क्या हुआ? एक बात बताओ, ऐसा कोई रिलेशनशिप बताओ इसमें कि जिसमें वो हमारा रिलेटिव है हम उसका रिलेटिव नहीं है, या हम उसका। हाँ,
आपका साला, तो आपका साला आपका रिलेटिव है। अब तेरे पापा और उसका साला, ये क्या बोल रहा है? ठीक है, राइट आंसर इज जैसे एक बात बताओ, आयुष के चाचा आयुष के रिलेटिव है, क्योंकि एक बात बताओ, ये आयुष के फादर के ब्रदर आयुष के रिलेटिव है, मतलब चाचा आयुष के रिलेटिव है, बट चाचा के लिए आयुष रिलेटिव नहीं है। क्योंकि अगर चाचा को यहां पे पटकोगे इस रूम में, यहां असेसी अगर चाचा है, तो चाचा के लिए आयुष के पापा तो रिलेटिव है, बट इनके बच्चे थोड़ी, इनके यहां पे एरो थोड़ी आए नीचे, बच्चे नहीं है ना रिलेटिव। तो बेटा आयुष के लिए आयुष के चाचा इज रिलेटिव, बट फॉर द चाचा आयुष इज नॉट रिलेटिव। सो एनीथिंग इज रिसीव्ड बाय आयुष फ्रॉम चाचा इज एग्जिम्ड, बट एनीथिंग इज रिसीव्ड बाय चाचा फ्रॉम आयुष इज टैक्सेबल। समझा कि नहीं समझा? तो ये तो बात हो गई थी इंडिविजुअल की। अब अपन बात करते हैं एचयूएफ की। अगर एक बात बताऊं, एचयूएफ का रिलेटिव कौन होता है पता है? एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ, बस एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का कोई भी मेंबर है वो एचयूएफ का रिलेटिव है। तो एचयूएफ के लिए रिलेटिव होता है एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ। चलो एक काम करो, इसको एज इट इज कॉपी करो। ये लीनियर असेंडेंट लीनियर डिसेंडेंट का स्पेलिंग लिखवाता हूं, जितना कॉपी करो इसको, पूरे को कॉपी करो इसको। चलिए लीनियर LINEAL ASCENDENT, असेंडेंट मतलब ऊपर वाला। हाँ, एसपी मतलब स्पाउस। ये हर जगह एसपी का मतलब स्पाउस। हाँ, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, वो है तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही। हाँ, बड़ा भाई तुम्हारी शादी होगी नहीं? वैसे ऐसा बोलते हो सर शादी नहीं होगी, हम देखना एक दिन शादी करेंगे और आपको बताएंगे हमारी शादी हो गई। मेरे को बुलाना शादी में, ठीक है? पक्का बुलाओगे ना? मैं गिफ्ट देके आऊंगा, गिफ्ट लूंगा। टैक्सेबल क्यों होगा तुम्हारे हाथ में? शादी पे किसी से भी मिलता है तो एग्जेम्प्ट है।
शादी पे किसी से भी मिलता है तो एग्जेम्प्ट है, और रिलेटिव से कभी भी मिलता है तो एग्जेम्प्ट है। अब मान लो कल उठ के मैंने मेरी मम्मी को गिफ्ट किया तो मम्मी को शादी थोड़ी करनी पड़ेगी, रिलेटिव से कभी भी मिलेगा तो एग्जेम्प्ट है ना यार। बोलो झालं। ध्यानेश्वर जादव जी, पूजा सर हिंदी में लिख ले, तुम्हारी मर्जी है उसमें लिखो। क्या लिखोगे? सास ससुर, साला, साले की वाइफ। साले की वाइफ को क्या बोलेंगे? ननद नहीं बोलेंगे ना। चेन्नई में जब पढ़ा था तो वो बोलते हैं अक्का। अक्का मतलब सिस्टर। एंड अन्नी, अन्नी, अन्नी मतलब जो भाई की बीवी, उसको शायद अन्नी, अन्ना और अन्नी, अन्ना, अन्नी एंड अक्का। एंड अक्का मतलब सिस्टर। एंड अक्का के हस्बैंड को पता नहीं क्या बोलते हो। चलो बोलो झालं। एक बात बताओ मुझे, चलिए अब इधर देखो, एक बार मुझे एक बात बताओ। एक आइस, आपने जो चार्ट बनाया ना, चार्ट, ए भाई, आपने जो ये चार्ट बनाया ना, ये चार्ट में एक चीज को रियलाइज करो, मैंने ना, देखो हर जगह एग्रीगेट वर्ड यूज किया है, यहां भी एग्रीगेट, यहां भी एग्रीगेट, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में देखो पर प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मनी है ना, मनी 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 एग्रीगेट होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो, मान लो मेरे को शेयर्स गिफ्ट में मिला, ज्वेलरी मिला, बुलियन मिला, वर्चुअल डिजाइन, सब एग्रीगेट होगा। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में देखो पर प्रॉपर्टी लिखा है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में मुझे अगर 30,000 एसडीवी का एक खेत मिल जाता है, 30,000 एसडीवी का मुझे एक फार्म मिला, और 40,000 एसडीवी का मुझे घर मिला गिफ्ट में, टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी वर्ड लिखा है। तो देखो, आप देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी में पर प्रॉपर्टी लिखा है, लेकिन गाइस अगर आप देखोगे बाकी सब जगह जो है वो आपका एग्रीगेट वर्ड लिखा है। तो ऊपर 3 में एग्रीगेट लिखा है और यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी में पर प्रॉपर्टी लिखा है। एक और बात बताओ मुझे, ये जो 50,000 की जो लिमिट है, ये 50,000 की लिमिट, ये पांचों का मिला के 50,000 है, सबका मिला के 50,000 है, या 50,000 अलग अलग है? मतलब मनी के लिए 50 अलग, मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री के लिए 50 अलग, मूवेबल प्रॉपर्टी लो के लिए 50 अलग, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 50 अलग, इमूवेबल प्रॉपर्टी लो के लिए 50 अलग। आप मुझे बताओ अलग अलग है या एक साथ है? राइट आंसर इज ये 50,000 का जो लिमिट है, ये 50,000 का लिमिट अलग अलग है। तो फिर आप बोलोगे एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ? देखो, मनी 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 एग्रीगेट करो, मनी 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 एग्रीगेट करो, 50 से ज्यादा हुआ तो टैक्स लगाओ। मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री 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 एग्रीगेट करो। मूवेबल प्रॉपर्टी लो है तो डिफरेंस 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 एग्रीगेट करो, और वो 50 से ज्यादा है तो टैक्स है। तो 50 का लिमिट अलग अलग है, मनी के लिए अलग 50, मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री के लिए अलग 50, मूवेबल प्रॉपर्टी लो के लिए अलग 50, इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री के लिए 50 और इमूवेबल प्रॉपर्टी लो के लिए भी 50। समझा क्या नहीं समझा? अब हम लेंगे एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन को सॉल्व तो, हां, अगर जिसने सॉल्व किया ब्रेक में उसको 100 रुपए। मत करना ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूं करना, 100 रुपए चाहिए तो कर लेना, नहीं तो कोई 15 मिनट का ब्रेक दूंगा ना। छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, 15 मिनट का ब्रेक। लिखो एक क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ साइली, कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ साइली, कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ साइली। लिखो पॉइंट नंबर 1, 1 बाय 1 लिखते जाना। सैलरी इनकम, सैलरी इनकम ब्रैकेट में लिखो कंप्यूटेड, कंप्यूट करके दे रखा है। सैलरी इनकम कंप्यूटेड 7,20,000, 7,20,000। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, शी रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ ₹30,000 ईच, शी रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ ₹30,000 each from her 4 friends. She received gift of ₹30,000 each from her 4 friends. From her 4 friends. 4 दोस्तों से 30,000 मिला, ईच लिखा है ना आपने, हाँ। दूसरा लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, she received gift of gold chain, she received gift of gold chain, gold chain worth ₹20,000, worth ₹20,000 from her father's friend. She received gift of gold chain worth ₹20,000 from her father's friend. उसके बाद लिखो, she received gift of BMW car, she received gift of BMW car worth ₹40 lakh, worth ₹40 lakh from her best friend, from her best friend, best friend. Next लिखो, she received gift of gold ring, she received gift of gold ring, she received gift of gold ring worth ₹80,000, worth ₹80,000 from her ex-boyfriend, from her ex-boyfriend, from her ex-boyfriend. उसके बाद लिखो, she received gift of 2 BHK flat, she received gift of 2 BHK flat from her mother's brother, from her mother's brother, and SDV, SDV is ₹2 crore from her mother's brother, and SDV is ₹2 crore. Next लिखो, she received gift of ₹20,000, she received gift of ₹20,000, she received gift of ₹20,000 from her father, from her father, from her father. उसके बाद लिखो, she purchased jewelry of ₹80,000, she purchased jewelry of ₹80,000, jewelry of ₹80,000 from Pooja Jewelers, from Pooja Jewelers, from Pooja Jewelers. ब्रैकेट में लिखो, FMV of jewelry is 1,10,000, FMV of jewelry is 1,10,000. नेक्स्ट लिखो, she purchased 1 BHK flat, she purchased 1 BHK flat, she purchased 1 BHK flat from Rohan Builders, from Rohan Builders for ₹2 crore,
for rupees 2 crore and SDV of such flat is 2.3 crore and SDV of such flat is 2.3 crore. उसके बाद she received gift of rupees 420. She received gift of rupees 420 420 रुपया from her husband. She received gift of rupees 420 from her husband. From her husband. Last point. She received gift of iPhone 16. She received gift of iPhone 16 worth rupees 1.5 lakh. Worth rupees 1.5 lakh from her cousin. From her cousin. डन. 11 पॉइंट हो गए. चलिए, तो आपका ब्रेक चालू होता है अभी. 15 मिनट का ब्रेक है. 15 मिनट में जो क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी करना है. क्वेश्चन में सिर्फ आपको रफ में बताना है मुझे कि लास्ट में ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आएगी. ठीक है, जिसका आंसर सही उसको 100 रुपए.